तो देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं पौधों के प्रकार और उनके विभिन्न भाग, है ना। पहले ये पढ़ते हैं पौधे कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद पौधों के विभिन्न भाग पढ़ेंगे। पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो जड़ होती है पौधों में, एक तना होता है, एक पत्ती होती है। पत्ती, जड़, तना और पत्ती, ये तीन भाग होते हैं। और पुष्प भी होते हैं, फल भी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पौधों के प्रकार। अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, इनमें परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय में देखो आप, R.H. विट्टेकर द्वारा 5 जगत अवधारणा दी गई। तो 5 जगत अवधारणा किसके द्वारा दी गई? R.H. विट्टेकर द्वारा। विट्टेकर नाम जरूर ध्यान रख ले। मतलब पौधों को 5 जगत में बांटा था इसने। पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, आयु, आरोहण, आवास, पुष्प के आधार पर किया जाता है। भाई किसी पौधे की ऊंचाई कितनी है, किसी पौधे की ऊंचाई कितनी है, किसी पौधे की आयु कितनी है, उसकी आरोहण मतलब चढ़ना, वो किस पर चढ़ता है, कितना चढ़ जाता है वो, आवास, वो कहाँ पे रहता है, उसका स्थान क्या है, और पुष्प, उसमें कौन से पुष्प आते हैं, पुष्प वाला है या बिना पुष्प वाला है। तो उस आधार पर किया जाता है पौधे का वर्गीकरण। पहला है आकार के आधार पर। देखो आकार, अलग अलग पौधे का आकार अलग अलग होता है, उनकी साइज अलग अलग होती है। उस हिसाब से पौधे का वर्गीकरण किया गया है। पौधे के प्रकार देखो आप, पहला है साग, दूसरा है साग मतलब हर्ब, दूसरा है झाड़ी या शूप, तीसरा है आपका ट्री या पेड़, है ना। तो देखो आप, पहला है आपका शाक। इसमें क्या होता है, इन पौधों की ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है। तना मुलायम होता है, मतलब इनका 1 मीटर से कम होती है। जैसे गेहूं, चावल, ये सब क्या होते हैं? शाक होते हैं, हर्ब होते हैं, है ना। मतलब जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होगी वो शाक होते हैं, गेहूं। और दूसरा है सूप या जड़ या श्रब। तो इनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक होती है और 6 मीटर से कम होती है। जैसे गुलाब, बेर, मेहंदी। तो ये तीनों पौधे ऐसे हैं जो झाड़ी होते हैं, है ना, सूप होते हैं। तीसरा देखो आप, वृक्ष या ट्री। इनकी ऊंचाई 6 मीटर से अधिक होगी, जैसे नीम, बरगद, पीपल आदि। तो ये सब पेड़ होते हैं ना, इनकी 6 मीटर से अधिक होती है ऊंचाई। तो ऊंचाई के आधार पर, आकार के आधार पर इनको बांटा गया है। अब देखो, वो तो हो गया आकार के आधार पर। अब अब है अपना आयु के आधार पर। आयु के आधार पर पौधों के प्रकार। किस पौधे की आयु कितनी होती है? 1 वर्ष होती है, 2 वर्ष होती है, बहुत सारे वर्ष होती है। पहला है आपका 1 वर्षीय पौधा। वे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष या एक ऋतु होता है, मतलब एक ऋतु होगा या 1 वर्ष होगा, उनको बोलते हैं 1 वर्षीय पौधे। जैसे कि, जैसे मक्का, बाजरा, सरसों, ज्वार, ये चारों क्या है? एक आदि, ये क्या है? 1 वर्षीय पौधे होते हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष होता है या एक ऋतु होता है ओनली। दूसरा है आपका द्विवर्षीय पौधे। तो द्विवर्षीय पौधे क्या कहते हैं, क्या होता है? वे पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष होता है, वे द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। मतलब 2 वर्ष का होगा जीवन काल। जैसे गुलाब, बेर, केर, मेहंदी, ये सब क्या होते हैं? द्विवर्षीय पौधे होते हैं, 2 वर्ष होता है इनका जीवन काल। बहुवर्षीय पौधे देख लो आप, वे पौधे जो 2 वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं, 2 वर्षों से अधिक जीवित रहेंगे। इनमें लकड़ी, काष्ठ का निर्माण होता है, मतलब लकड़ी का निर्माण होगा। 2 वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं, मतलब ये पौधे बड़े और छायादार होते हैं, बड़े होते हैं ये पौधे, जैसे बरगद और नीम। तो ये बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं, जो 2 वर्ष से ज्यादा जीते हैं। वो आयु के आधार पर हो गया। अब ये है आपके आरोहण के आधार पर, है ना। तो आरोहण के आधार पर देखो पौधे कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आरोही पौधे, एक होते हैं वल्लरी पौधे। आरोही पौधे देखो, इन पौधों को ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता पड़ती है इनको। जैसे मटर, अंगूर, ककड़ी आदि। तो ये तीनों क्या है? आरोही पौधे हैं जिनको चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। वल्लरी पौधे देखो क्या होता है, इन पौधों का तना बहुत कोमल होता है, अतः ये पौधे जमीन पर रेंग कर वृद्धि करते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा।
तो वल्लरी पौधे क्या होते हैं? तरबूज और खरबूजा किसके उदाहरण है? वल्लरी पौधे हैं, भयंकर वृद्धि करते हैं ये। अब है आपका आवास के आधार पर, कौन सा पौधा किस आवास में पाया जाता है, उस आधार पर पौधों के प्रकार। पहला है आपका जलोद्भिद। तो जलोद्भिद में देखिए आप, ये पौधे जल में पाए जाते हैं। जलोद्भिद नाम आ गया ना, हाइड्रोफाइट्स। जलोद्भिद का मतलब जल में पाए जाएंगे। जैसे आपको ये याद रखना है कि जलोद्भिद पौधा कौन सा है, और जो भी अलग अलग प्रकार के शीतोद्भिद पौधा कौन सा है। तो जलोद्भिद पौधा कौन सा है आपको ध्यान रखना है। कमल कौन सा पौधा है? जलोद्भिद है। सिंघाड़ा, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला का नाम स्पेशली ध्यान रखना आप, ये जलोद्भिद पौधे। जलकुंभी, आइकोनिया भी बोलते हैं इसको, तो जलकुंभी भी ध्यान रखना आप। खास रूप से वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला, ये दो नाम पूछे जाते हैं कि जलोद्भिद पादप है ये दोनों, है ना। जलकुंभी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक मतलब बंगाल का दुख, आतंक, बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलोद्भिद पौधों में मूल तंत्र अल्प विकसित होता है। मूल तंत्र इनका कैसे होगा? अल्प विकसित होगा। मूल मूल जल जड़, तो जड़ क्यों क्यों पाई जाती है? किसी भी पौधे में जड़ इसलिए पाई जाती है कि जमीन में से जो खनिज लवण होते हैं, पौधे पानी होता है, उसका अवशोषण करती है जड़, मूल, है ना, जड़। तो वो क्यों, ये तो पहले पानी में रहते, तो इनको जरूरत ही नहीं है मूल तंत्र की। रंध्र अनुपस्थित होते हैं देखो इनमें। इन पादपों की सतह पर क्यूटिकल अनुपस्थित होती है। क्यूटिकल नहीं पाई जाती इन पादपों के तने पर। और श्लेष्मा उपस्थित होता है, ताकि ये खराब नहीं हो। इनका जो सतह है, तना की सतह, ये खराब नहीं हो, उसमें श्लेष्मा पाया जाता है, गले नहीं इसके लिए। दूसरा है समोद्भिद, मीजोफाइट। समोद्भिद क्या होते हैं देखो, ये पौधे मैदानी भागों में पाए जाते हैं, मैदान में पाए जाते हैं। जैसे आम, नीम, पीपल, ये क्या है? मैदान में पाए जाते हैं। ये वे पादप हैं जिनको जल की न कमी और न ही अधिकता होती है, समुद्भिद पादप। इनके आवास में जल की संतुलित मात्रा पाई जाती है। जैसे आम होता है ना, और नीम, पीपल, ये क्या होते हैं? समुद्भिद पौधे होते हैं। तीसरा है आपका शीतोद्भिद पौधे। तो शीतोद्भिद पौधे कौन से? समोद्भिद पौधे कौन से? शीतोद्भिद देखो, सोल्डेनिला है ना। ये पादप अत्यधिक शीत आवास में पाए जाते हैं, जहां बहुत ठंडे इलाके होते हैं ना, वहां पे। इनको हेकिस्टोथर्म भी कहते हैं, या एल्पाइनी पादप भी कहते हैं, एल्पाइनी पादप। ये पादप हिमालय में होते हैं, हिमालय में उत्तरी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोल्डेनिला ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहां ठंड होगी, बर्फीले क्षेत्रों में, हिमालय में। चौथा है मरुद्भिद। यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा वो आपसे मरुद्भिद वालों से। जीरोफाइट। इन पौधों को पानी की कमी होती है। देखो पानी जहाँ पे मतलब रेगिस्तान टाइप होता है ना, वहां पे होते हैं। इनमें धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे, धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे। रंध्र धसे हुए पाए जाते हैं क्योंकि पानी का वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए इनमें रंध्र क्या करते हैं, पानी को वाष्प के रूप में निकालते हैं। तो इनमें धसे हुए मिलेंगे, वो मिलेंगे तो सही, लेकिन धसे हुए मिलेंगे। इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती है और कांटों में रूपांतरित हो जाती है, ताकि वाष्प का उत्सर्जन कम से कम हो। वाष्प का उत्सर्जन कम से कम हो। पत्तियों की सतह पे तो पाए जाते हैं रंध्र। पत्तियों के अभाव में तना पत्ती का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है ना। प्रकाश संश्लेषण का कार्य वैसे तो पत्तियां करती है, लेकिन यहाँ इसमें पत्तियां बहुत कम होती है या अनुपस्थित होती है, छोटी छोटी थी। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य तना करता है इसमें। इसे बोलते हैं पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ, जैसे नागफनी। पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण है नागफनी। अन्य उदाहरण देख लो आप मरुद्भिद पादप के, कौन कौन से? खिजड़ी, खिजड़ी, ग्वारपाठा, जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा, उसी को ग्वारपाठा बोलते हैं, है ना। कनेर, कनेर है, और केर, ये सब इसके उदाहरण है। अब देखो पुष्प के आधार पर पादपों के प्रकार, ये तो आवास के आधार पर थे। अब पुष्प के आधार पर भाई किस में पुष्प उगता है, आता है, किस पे पुष्प नहीं होता है। तो अपुष्पी पादप है पहला आपका, अपुष्पी पादप। इनमें पुष्प अनुपस्थित होता है, जैसे सेवाल, फर्न, मास, मॉस। इन तीनों में क्या होता है? पुष्प अनुपस्थित होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। थेलोफाइटा, जैसे कि सेवाल, थेलोफाइटा मतलब सेवाल, ये सेवाल, तीनों तीनों आएंगे, है ना। सेवाल, ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, ऐसे आएंगे। सेवाल ये ब्राइफाइट है, और सेवाल, ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, है ना। देखो आप
जैसे शैवाल, जैसे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का उदाहरण है शैवाल। इनका शरीर थैलस के समान होता है, थैलो थैलो आ गया ना, थैलस के समान होता है। इनमें जड़, तना, पत्ती का, फूल का, फल का अभाव होता है, जब तो थैलस बोलते हैं इनके शरीर को। थैलोफाइटा असंवहनीय होता है। असंवहनीय का मतलब जाइलम, इनमें जो संवहन ऊतक है ना वो नहीं पाए जाते। संवहन ऊतक कौन से? जाइलम और फ्लोएम। अर्थात इनमें संवहनी ऊतक जैसे जाइलम, फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ये संवहन का कार्य करते हैं ना। पानी का सम, पानी का संवहन तो कौन करता है? जाइलम। और खनिज लवणों का, भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो संवहन ऊतक इनमें नहीं पाए जाते। दूसरा है ब्राइफाइटा, जैसे मॉस या लिवरबट, ब्राइफाइटा है ना। तो यहाँ पे अपन ने मॉस देखा था, यहाँ पे ये मॉस है, ब्राइफाइट है। और ये फर्न टेरिडोफाइट है। ब्राइफाइटा दूसरा है आपका, जैसे मॉस। ब्राइफाइटा प्रथम स्थलीय पादप है, मतलब ये सबसे पहले जमीन पे आए थे, स्थल पर आए थे। ब्राइफाइट को ब्राइफाइट ब्राइफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्राइफाइटा को कहा जाता है। ब्राइफाइटा में तना और पत्तियां पाई जाती हैं, जड़ें नहीं पाई जाती, है ना। मतलब जड़ें नहीं पाई जाएगी इसमें, तना और पत्तियां तो मिलेगी इसमें आपको। ब्राइफाइट में भी संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, ब्राइफाइट्स में भी संवहन ऊतक नहीं पाए जाएंगे। संवहन ऊतक तो केवल यहां से स्टार्ट होते हैं आपकी टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटा जैसे फर्न, फर्न क्या है? टेरिडोफाइट है। मतलब ये अपुष्पी पादप है, पर तीनों तीनों में पुष्प नहीं उगता। टेरिडोफाइट को प्रथम संवहनी पादप कहते हैं, है ना। प्रथम संवहनी पादप मतलब इनमें जाइलम, फ्लोएम पाए जाएंगे, है ना। जबकि ब्राइफाइटा में और थैलोफाइटा में नहीं पाए जाते हो संवहनी ऊतक। ये देखो यहाँ नहीं पाए जाते, इनमें भी यहाँ देखो नहीं पाए जाते थैलोफाइटा। टेरिडोफाइट प्रथम सफल स्थलीय पादप है, मतलब सफल हुए हैं ये। स्थलीय पादप तो ये भी है, प्रथम स्थलीय पादप तो ये है, लेकिन सफल स्थलीय पादप ये है ना। प्रथम सफल स्थलीय पादप ये तो केवल प्रथम पादप है, लेकिन सफल, सफल का नाम आएगा ना तो ये है। अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। यहाँ पे आएगा ये प्रथम सफल पादप, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा को प्रथम सफल स्थलीय पादप माना जाता है। यहाँ फिर से दोबारा लाइन रिपीट हो गई। टेरिडोफाइटा में पादप शरीर पूरी तरह जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। अगला है जिम्नोस्पर्म, जो होता है आपका जिम्नोस्पर्म। ये पुष्पी पादप है, मतलब है ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पुष्पी वाले पादप, पुष्प वाले हैं। तो देखो आप, जिम्नोस्पर्म ये जैसे साइकस, पाइनस, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। साइकस, पाइनस, जरूर ध्यान रखना है इनको उदाहरण को। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा, अर्थात बीज वाले पादप। बीज वाले पादप होते हैं। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पादप कहलाते हैं, अनावृत बीजी पादप। मतलब इनमें फल का निर्माण नहीं होगा, देखो। अर्थात जिम्नोस्पर्म में भ्रूण व बीज का निर्माण तो होता है, परंतु फल नहीं बनते। इनमें बीज तो मिलेगा आपको, लेकिन वो जो बीज के ऊपर आवरण होता है ना, फल भित्ति, वो नहीं मिलती, फल का निर्माण नहीं होता। समस्त जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? मरुद्भिद होते हैं, मरुद्भिद। अगला है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादप। जैसे कौन कौन से एंजियोस्पर्म के उदाहरण है? नीम, पीपल, आम आदि, ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। पादप जगत की सबसे विकसित सदस्य, सबसे विकसित क्लास है। इनमें जड़, तना, पत्ती पूरी तरह विकसित होता है। इनमें बीज फल से ढके रहते हैं। एंजियोस्पर्म पौधे बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आपका एक बीजपत्री पादप। तो एक नाम से स्पष्ट है, एक बीजपत्र, एक आवरण होगा। और द्विबीजपत्री पादप का मतलब है दो बीज पत्र का आवरण होगा। तो देखो, इनमें बीज के चारों ओर केवल एक आवरण उपस्थित होता है, जैसे गेहूं, अनाज,
ज्वार। तो एक बीजपत्री पादप के विशेष रूप से नाम ध्यान रखें आप। इसके उदाहरण कौन कौन से? गेहूं एक बीजपत्री पादप है, अनाज है, मक्का है, और भी है, लेकिन आप इनको ध्यान रखना है स्पेशली। द्विबीजपत्री पादप में क्या होता है? इनमें बीज के चारों ओर दो आवरण उपस्थित होते हैं, जैसे मटर, सेम, चना, ये सब द्विबीजपत्री है। सेम की जो फली होती है वो द्विबीजपत्री होती है। सब देखो, अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे आपको इन दिन को ध्यान रखना है। सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप ये पूछा जाता है, वुल्फी आएगा। सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप यूकेलिप्टस, जो सफेदा होता है ना, जिसको सफेदा बोलते हैं अपन, सफेदे का पेड़। सबसे छोटा अनावर्ती बीजी पादप कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। सबसे बड़ा अनावर्त बीजी पादप कौन सा है? सिकोया जाइजेंटियम या गिगेंटियम। गिंगेंटियम भी बोलते हैं या जाइजेंटियम भी बोलते हैं, तो ध्यान रखने, गिगेंटियम भी नाम आ जाता है, सिकोया गिंगेंटियम। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? वुल्फिया का, यहाँ भी वुल्फिया था। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेसिया का। सबसे छोटा बीज आर्किड, आंकड़ा होता है ना, आंकड़ा, उसी को बोलते हैं। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लोडोसिया का होता है ना, तो उनका ध्यान रखें। पादप के विभिन्न भाग हैं। पादप के विभिन्न भाग में आपके पड़ेंगे जड़ या मूल या रूट, है ना। पादप जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये सब आते हैं। तो जड़, तना, फिर पत्ती, ऐसे पढ़ेंगे अपन, है ना। फिर अपन पढ़ेंगे पुष्प, और फिर फल। तो ये सब पढ़ेंगे अपन। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जड़ या रूट या मूल। मूल भी कहते हैं इसको। मूल कैसी होती है? देखो, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? नीचे लगता है ना, जमीन के अंदर लगता है, धरती के अंदर लगता है, तो ये धनात्मक उसी दिशा में वृद्धि करती है, तो इसको इसलिए धनात्मक बोल दिया इसको। धन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है तो नीचे की तरफ वृद्धि करती है, तो इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोल दिया। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाश किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ वृद्धि नहीं करती है, तो इसको इसलिए ऋणात्मक बोल दिया। जिधर जाएगी उधर धनात्मक, जिधर इसके विपरीत होगी उधर ऋणात्मक। और एवं धनात्मक जलानुवर्ती, जल भी कहाँ होता है? नीचे होता है, जमीन के अंदर होता है, तो धनात्मक लगा दिया गया, धनात्मक जलानुवर्ती होती है। मूल के प्रकार देखो, जड़ क्या काम करती है? जड़ दो काम करती है, एक तो जल या पानी का या खनिज लवणों का अवशोषण करती है, और पेड़ को स्थिरता प्रदान करती है। अगर जड़ी नहीं होगी तो पेड़ उखड़ जाएगा। मूल के प्रकार देखो, मूल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है मूल। पहली है मुसला मूल, दूसरी रेशेदार मूल या झगड़ा मूल, और तीसरी आपकी अपस्थानिक मूल। तीसरी है आपकी अपस्थानिक मूल, ये वाली अपस्थानिक मूल। तो इनको पढ़ते हैं। पहला है मुसला मूल। इस प्रकार की मूल में मूलांकुर इस प्रकार की मूल में मूलांकुर क्या करता है? वृद्धि करके प्राथमिक मूल बनाता है। मुख्य मूल होती है, मुख्य जड़, मुख्य जड़ होती है ना, मेन रूट कौन होती है? यही होती है प्राथमिक मूल इनमें, या मेन रूट या मुख्य जड़, मुख्य मूल यही होती है। प्राथमिक मूल से द्वितीयक और तृतीयक मूल इत्यादि जड़ें निकलती है। इन सबको मिलाकर मुसला मूल तंत्र बनता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मूल को मिलाकर क्या बनता है? मुसला मूल तंत्र बनता है। उदाहरण के लिए द्विबीजपत्री पादपों में मुसला मूल पाई जाती है। देखो, मुसला मूल किसमें मिलेगी? द्विबीजपत्री पादपों में, है ना। और रेशेदार मूल किसमें मिलेगी, या झकड़ा मूल किसमें मिलेगी? एक बीजपत्री पादपों में। क्यों? क्योंकि इसमें प्राथमिक जो मूल होते हैं ना, वो अल्पजीवी होती है या अनुपस्थित होती है, कुछ भी मान सकते हो आप। जो प्राथमिक मूल है वो, या मुख्य मूल है, वो अनुपस्थित होती है या अल्पजीवी होती है। तो द्विबीजपत्रियों में मिलती है मुसला मूल, द्विबीजपत्रियों में, और एक बीजपत्री में मिलती है रेशेदार मूल। ऐसे याद रखना है आपको। अपस्थानिक मूल तीसरा है आपका, अपस्थानिक मूल। मुसला मूल और रेशेदार मूल मूलांकुर से विकसित होती है। देखो, ये दोनों मूल तो होती है मूलांकुर से विकसित। देखो, बीज में दो चीजें पाई जाती है, एक तो मूलांकुर, एक तो मूलांकुर जो नीचे मूलांकुर होता है, मूलांकुर।
है ना। और एक होता है प्रांकुर, जो ऊपर की ओर होता है, प्रांकुर। इससे तने का निर्माण होता है, प्रांकुर से तो होता है तने का निर्माण। प्रांकुर ये ऊपर वाला प्रांकुर होता है, नीचे वाला मूलांकुर होता है। ये मूलांकुर है, और ये ऊपर वाला प्रांकुर। प्रांकुर से तने का निर्माण होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, मूल का निर्माण होता है। जबकि अपस्थानिक मूल मूलांकुर के अलावा, देखो ये मूसला मूल और रेशेदार मूल तो किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। जबकि अपस्थानिक मूल किससे होती है? मूलांकुर के अलावा किसी पौधे पादप के किसी अन्य भाग से या पर परिवर्तित होने से बनती है। पादप का कोई भी अन्य भाग से विकसित हो जाएगी, या पादप का कोई भी अन्य भाग है ना, वो परिवर्तित हो जाएगा और मूसला अपस्थानिक मूल बना देगा। ये है मूसला मूल के रूपांतरण। आप तो देखो बच्चों, ये है हमारी मूसला मूल के रूपांतरण। मूसला मूल के रूपांतरण, इसमें पहला वाला है आपका तर्करूपी, मतलब ये मूली। मूली इसका उदाहरण है। मूली, तर्करूपी मूल किसमें पाई जाती है? मूली में पाई जाती है। बीच में से मोटी होती है, दोनों किनारों से पतली होती है ना, दोनों किनारों से संकरी होती है, पतली होती है, संकरी होती है, और बीच में से मोटी होती है। इस कुंभी रूपी मूल पाई जाती है शलजम में। ऊपर वाला हिस्सा तो मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा भोजन संग्रह कर, और ये पीछे नीचे नीचे वाला हिस्सा इसका पतला रहेगा। साकंद में क्या होगा? गुलाबास में पाया जाता है ना। साकंद मूल किस में पाई जाती है? गुलाबास में। अनियमित आकृति की हो जाती है, भोजन का संग्रह करके अनियमित आकृति की हो जाती है। शंकुरूपी में गाजर, गाजर है शंकुरूपी मूल। कौन की जैसे दिखाई दे रही है आपको? शंकु की जैसी दिखाई दे रही है, तो ये गाजर में पाई जाती है। ठीक है, आप इनके उदाहरण जरूर ध्यान रखें, खास रूप से ये मूसला मूल वाले। जैसे तर्कुरूपी मूल किसमें पाई? तर्कुरूपी होती है मूल, तो ये मूली में पाई जाती है। तर्कु से शंकुरूपी, जो शंकु होता है ना, कौन वैसी गाजर कैसा दिखता है? शंकु के जैसा दिखाई देता है ना, तो उदाहरण है इसका गाजर। कुंभी रूपी, कुंभ यानी घड़ा, घड़े की तरह कौन दिखाई देता है? शलजम दिखाई देता है आपको, चुकंदर होता है। ये भी कुंभ की तरह, घड़े की तरह दिखाई देता है। तो कुंभी रूपी मूल किसमें पाई जाती है? शलजम में और चुकंदर में। ये इसके उदाहरण है। भाई साकंद, जैसे ट्यूबरस, साकंद मूल, ट्यूबरस मूल किसमें होती है? इसका उदाहरण क्या है? गुलाबाज या मिराबिलस जलाबे में बोलते हैं इसको। श्वसन हेतु रूपांतरण, न्यूमेटाफोर। न्यूमेटाफोर या श्वसन मूल, है ना। तो क्या होती है न्यूमेटाफोर, क्या होती है श्वसन मूल, क्या होती है? ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। देखो मूल तो होती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, लेकिन ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती अपवाद है, इनका नाम आ जाता है। निम्न में से श्वसन मूल का उदाहरण है। इन जड़ों पर विशेष वातरंध्र पाए जाते हैं, जिससे वायु इन जड़ों में प्रवेश करती है, मतलब ये श्वास लेती है, श्वसन क्रिया का काम करती है। ये जड़ें श्वसन क्रिया का काम करती है, सांस लेने का काम करती है। जैसे राइजोफोरा, सुंदरी, सोनेरेसिया, एविसीनिया, सेजिटेरिया, ये सब क्या है? ये न्यूमेटाफोर के उदाहरण है या श्वसन मूल के उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है उदाहरण, राइजोफोरा और सोनेरेसिया, ये दो नाम स्पेशली। देखो अपस्थानिक मूल के भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है आपके कई बार। तो देखो बच्चों, ये है अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। ये है कंदिल मूल। कंदिल मूल अनियमित आकृति की हो जाएगी भोजन का संग्रह करके। इसके बाद ये एक गुच्छों, अगर अनियमित आकृति की हो और गुच्छों के रूप में हो तो वो कंदिल गुच्छ। कंदिल का मतलब अनियमित आकृति की, भोजन का संग्रह करके, है ना। एक हो तो ठीक है, अगर गुच्छे में हो तो कंदिल गुच्छ शतावर में, एक हो तो सकरकंद में, और ये शतावर में गुच्छों के रूप में संग्रहित होकर गुच्छों के रूप में हो जाती है। मालाकार, माला की जैसी हो जाएगी, है ना। किसी एकांत क्रम में फूल जाएगी, एक किसी जगह से फूल जाएगी, किसी जगह से सिकुड़ जाएगी, है ना। तो एकांत क्रम में करेला में होती है मालाकार। वलयाकार होती है, मतलब तस्तरी नुमा, तस्तरी वलय की तरफ दिखाई देती है ना। साइकोट्रिमा में होती है। और ग्रंथि में, मतलब जड़ों के जो अंतिम सिरे होते हैं, शीर्ष सिरे होते हैं, वो फूल जाते हैं, जैसे कि अदरक में। कंदील जड़े, पहली है कंदील जड़। अपस्थानिक मूल का रूपांतर क्या है? कंदील जड़ी। तो कंदील जड़ी क्या होती है? कंदील का मतलब नाम से स्पष्ट है कि खाने वाली चीज। कुछ पौधों में श्यान स्तंभ की पर्व संधियों से जड़ें निकलती है। जो स्तंभ है ना, तना,
तने की जड़ों की पर्व संधियों, तने में पर्व संधियां पाई जाती है ना, तने में ये पर्व संधियां पाई जाती है अलग अलग, ये पर्व संधियां होती है ना। और दोनों पर्व संधियों के बीच के स्थान को बीच को बोलते पर्व। दोनों, ये पर्व संधि ऊपर वाली, ये नीचे वाली पर्व संधि, दोनों के बीच के स्थान को बोलते हैं पर्व, है ना। दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व बोलते हैं। तना है ये। तो देखो आप, तने की पर्व संधियों की से जड़ें निकलती हैं, यहाँ से जड़ें निकल जाएगी, ये पर्व संधियाँ, यहाँ से जड़ें निकल जाएगी नीचे, ये जड़ें निकल जाएगी। यह खाद्य योग्य मूलकंद बनाती है, जैसे शकरकंद। तो कंदील जल का उदाहरण क्या है? शकरकंद। गुच्छित मूल, अब गुच्छित मूल देखो, एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कि जड़ें गुच्छों में निकलती है, उसका उदाहरण क्या है? सतावर। निम्न में से किस पौधे में जड़ें गुच्छों में निकलती? कुछ अपस्थानिक जड़ें गुच्छों में निकलती एवं सभी फूली हुई रहती है ना, जैसे सतावर, डहेलिया। तो उदाहरण जरूर ध्यान रखें। तीसरा है मालाकार। मालाकार, तो ये जड़ें एकांतर क्रम में फूली हुई होती है और चिपकी हुई थी। एकांतर क्रम में फूली होगी, एकांतर क्रम में पिचकी हुई होगी, चिपकी हुई होगी, तथा माला के समान नाम है मालाकार है ना, तो माला के समान संरचना बनती है जिसे, जैसे कि पोर्चुला का करेला है, उसमें भी ऐसा होता है ना, फूली हुई पिचकी होती है तो माला की तरह बनती है। तो इनके उदाहरण ध्यान रखें। अगला है ग्रंथि में। ग्रंथि के समान जड़ किसमें पाई जाती है? देखो, जड़ों के शीर्ष क्या होते हैं? फूल जाते हैं और मोती जैसी संरचना बनाते हैं, जैसे कि अम्बा, अदरक। अदरक ध्यान रख लेना आप, तो अदरक है ना, अदरक। वलयाकार, वलय, रिंग किसमें दिखाई देती है? जड़ें इस प्रकार दिखाई देती है जैसे तस्तरियां होती है ना, तस्तरियां एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी हो। जैसे उदाहरण है इसका साइकोट्रीमा। तो आप तो ये जरूर ध्यान रखिए, ये दो है ना, और ये तीन, तीन जरूर ध्यान रख ले इसमें से स्पेशली। तो देखो बच्चों, ये है यांत्रिक आधार पर रूपांतरण। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण ही चल रहे हैं अपने, अपस्थानिक मूल के रूपांतरण पढ़ रहे हैं अपन यांत्रिक आधार पर। सबसे पहला है अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ मूल या स्तंभ मूल या प्रोप रूट्स। तो डायरेक्ट प्रोप लिखा जाता है ऐसे परीक्षा में, प्रोप। प्रोप, प्रोप मूल का क्या कार्य है, या प्रोप रूट भी लिख देते हैं, प्रोप रूट। हाँ, तो इसका ध्यान रखिए, प्रोप हिंदी में लिख देते हैं डायरेक्ट प्रोप। प्रोप जो मूल होती है, रूट होती है, इसका क्या कार्य है, किसमें पाई जाती है? बरगद में पाई जाती है। जटा, जटा मूल स्टील रूट किसमें पाई जाती है? गन्ना और मक्का में पाई जाती है। आरोही मूल पान में या मनी प्लांट में पाई जाती है ना। वप्र मूल टर्मिनेलिया या सेमल में पाई जाती है। तो ऐसे ध्यान रखें आप। अब स्तंभ मूल देखो क्या होती है, प्रोप रूट क्या होती है? ये वायवीय शाखाओं से निकलकर लटक जाती है, मतलब लटक जाएगी, है ना। वायु में जो, हवा में जो शाखाएं होती है ना, उसकी शाखाओं से निकलकर लटक जाती है, और इन पर मूल गोप होता है। मूल गोप का आवरण पाया जाता है इसमें, है ना। मूल के चारों ओर क्या पाया जाता है? मूल गोप का आवरण पाया जाता है आगे, जैसे कि बरगद। तो प्रोप रूट का उदाहरण है बरगद। आप तो डायरेक्ट नाम उदाहरण ध्यान रख लेना आप तो। जटा मूल किसमें पाई जाती है? स्टील रूट। ये स्तंभ, स्तंभ मतलब तना, स्तंभ के आधारीय भाग से, जो नीचे से जमीन से निकलकर, है ना, आधार से निकलकर कहाँ जाती है? तृतीय दिशा में वृद्धि करती हुई भूमि में प्रवेश कर जाती है। मतलब ये क्या है, जो स्तंभ होता है ना, उसके निचले भाग से, नीचे वाले आधार के भाग से निकलती है और भूमि में ही प्रवेश कर जाती है। तृतीय दिशा में वृद्धि करती हुई भूमि में प्रवेश कर जाएगी वापिस, और स्तंभ को आधार प्रदान करती है ये भी, जैसे गन्ना, मक्का पर्व संधियों से निकलती है ना। आरोही मूल देखो क्या होती है, ये पर्व संधियों से निकलती है एवं आरोहण में सहायता करती है। आरोही नाम ही आरोही ना, क्लाइंबिंग, आरोहण में सहायता करेगी, जैसे पान और मनी प्लांट में। वप्र मूल क्या करती है? वप्र मतलब फैलना चारों दिशाओं में, नाम से स्पष्ट है। कुछ बड़े वृक्षों में स्तंभ मतलब तना के निचले हिस्से से तख्ते के समान होती है, तख्ते के समान मोटी जड़ें होती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जैसे सेमल और टर्मिनेलिया। तो वप्र का नाम है विभिन्न दिशाओं में फैलना, नाम से स्पष्ट है। तो वप सेमल और टर्मिनेलिया में होता है। विशिष्ट जैविक कार्य हेतु रूपांतरण, मतलब अपस्थानिक मूल के रूपांतरण है। क्या कि कोई जड़ क्या विशिष्ट कार्य करती है, विशिष्ट जैविक कार्य करती है, उस हिसाब से इसका रूपांतरण है। तो पहले जो स्वांगी कार्य मूल का उदाहरण किसमें किसमें पाई जाती है? सिंघाड़े में या ट्रापा में,
है ना, ट्रापा में पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रापा बोलता है, सिंगाड़े को बोलते हैं ट्रापा। स्वांगीकारी मूल या प्रकाश संश्लेषी मूल, इन जड़ों में हरित लवक, अब प्रकाश संश्लेषण जब करेगी ना जब हरित लवक पाया जाएगा, जैसे गिलोय में भी ये होता है। दूसरे आपकी आर्द्रताकारी मूल, तो आर्द्रताकारी जो होते हैं ना पादप, अधिपादपीय मूल किसमें पाई जाती है? आर्किड में, है ना। इसमें एक देखो, इनमें एक उत्तक पाया जाता है, मैं आपको बताऊं, जिन वेलामेन नाम आता है परीक्षा में, इन जड़ों में। देखो, अधिपादपों में मिलने वाली ये जड़ें हवा में लटकी रहती है। इन जड़ों में आर्द्रताग्राही उत्तक क्या पाया जाता है? वेलामेन पाया जाता है। वेलामेन का नाम आता है परीक्षा में, जिसे ये पौधे वायु से नमी अवशोषित करते हैं। इस ये मतलब इस उत्तक की वजह से क्या है, अवशोषित करते हैं, वायु से नमी अवशोषित कर लेते हैं। तो आर्द्रताग्राही मूल का उदाहरण है आर्किड, है ना। चूसकांग मूल किसमें पाई जाती है? अमरबेल। चूस मूल का उदाहरण है अमरबेल। प्लावी, प्लावी मतलब जूस, जूस पी लिया, जूस पी लिया, है ना, प्लावी। प्रजननकारी या जनन, जनन मूल, प्रजननकारी या रिप्रोडक्टिव रूट, रिप्रोडक्टिव या जनन, जननकारी मूल भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो किसमें पाई जाती है? शकरकंद में और डहेलिया में। ये क्या है? प्रजननकारी मूल है। पूर्ण पर्ण मूल किसमें पाई जाती है? पत्थर चट्टा में। पत्थर चट्टा किसका उदाहरण है? पर्ण मूल का। देखो, ये मूल पत्तियों के फलक कोर से, जो मतलब लीफ ब्लेड होता है ना, किनारे से विकसित होती है, पत्तियों के किनारे से विकसित होती है, आप उधर याद कर लो। और कुछ समय पश्चात इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो पर्णमूल किसका उदाहरण है? पत्थर चट्टा। ऐसे ध्यान रखो आप, कौन सी मूल का उदाहरण किया है? क्लिगिंग मूल। क्लिगिंग मूल क्या होता है? क्लगिंग मूल या क्लिगिंग मूल, यह अधिपादपों में मिलती है। शाखाओं की दरारों में, शाखाओं की दरारों में प्रवेश कर अधिपादपों को आधार प्रदान करती है। क्लिगिंग मूल दरारों में जाएगी मतलब। अगला आपका माइक्रोराइजा मूल या कवक मूल। तो माइक्रोराइजा मूल का उदाहरण है पाइनस, ध्यान रखना। पाइनस में जो मूल होती है ना, जड़ होती है ना, और कवक, पाइनस की मूल और कवक, इनसे मिला के बनता है माइक्रोराइजा। पाइनस की मूल और कवक के सहजीवन को कवक मूल कहते हैं, है ना। मतलब एक तो जड़ तो हो जाएगी पाइनस की, और कवक, कवक तो आप जानते ही हो, इन दोनों को सहजीवन होता है, इन दोनों का सहजीवन होता है, थोड़ा थोड़ा काम दोनों का होता है इसमें। उदाहरण है कब माइक्रोराइजा मूल किसमें पाई जाती है? पाइनस में। ये हो गया आपकी जड़ें। दूसरा इसका भाग है, पौधे के विभिन्न भाग का दूसरा भाग है आपका तना या स्तंभ या स्टेम। तो तना देखो क्या होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होगा, प्रकाश की दिशा में जो उगेगा तो वो धनात्मक, प्रकाश के विपरीत उगेगा तो ऋणात्मक। ऋणात्मक जलानुवर्ती मतलब जल की दिशा, जल नीचे जाता है ना, जमीन पे होता है जड़, तो ऋणात्मक, जल के विपरीत दिशा में होता है ना ये तना, तो ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, लेकिन तना तो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, इसलिए ऋणात्मक हो गया है गुरुत्वानुवर्ती। तने के प्रकार, आप देखो तने के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, ये है तने के प्रकार, यह है पुच्छी तना या कोडेक्स भी बोलते हैं इसको, और इसमें अशाखित होता है, ये शाखाओं, शाखाएं नहीं होती इसमें, ये लंबा तना होता है, शीर्ष पर मुकुट पाया जाता है शाखाओं का, शीर्ष केवल शीर्ष पर उपस्थित होता है ये, तो ये पुच्छी होता है ना, पुच्छी तना या कोडेक्स तना, केवल शीर्ष पर मुकुट पाया जाता है शाखाओं का, पत्तियों का। इसके बाद ये बहिर्वेदी तना क्या होता है? इसमें नीचे तो तना तो असमित लंबा होता है, लेकिन जो शाखाएं हैं वो नीचे से ऊपर छोटी होती जाती है, नीचे से ऊपर जाओगे आप छोटी होती जाएगी शाखाएं, ये शाखाएं हैं सब इसकी, ये शाखाएं, ये नीचे सब लंबी शाखाएं ऊपर छोटी होती जाती है ना। कल्म क्या होता है इसमें ना? पर्व संधि होती है तो ठोस होती है पर्व संधि, और ये पर्व होते हैं, खोखले होते हैं, ये पर्व संधियां है, ये है ना, ये पर्व संधियां है, ये पर्व संधि, ये पर्व संधि होती है, ये पर्व संधि। तो इन दोनों पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व बोलते हैं। ये तना है ये, है ना। तो पर्व क्या होता है? खोखले होते हैं, और पर्व संधि ठोस होती है, इसको बोलते हैं कल्म, इस तने का नाम है कल्म। और ये एक तना होता है डिनाक्स, जो बरगद पीपल में मिलता है, और इसमें क्या होता है? शीर्षस्थ कलिका तो ऊपर पाई जाती है, ये शीर्षस्थ कलिकाएं, ये पार्श्व पार्श्व कलिकाएं यहाँ पाई जाती है। जो पार्श्व कलिका है ना, ये जो साइड में नीचे पाई जाती है, वो वृद्धि करती है, शीर्षस्थ कलिका कम वृद्धि करती है, पार्श्व कलिका अधिक सक्रिय होती है,
ये क्या है, अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, तो लिनाक्स पीपल बरगद में पाया जाता है, लिनाक्स तना कहलाता है। ठीक है, उदाहरण जरूर ध्यान रखें। विसर्पी तना क्या होता है? ये तने भूमि में रेंगते हुए वृद्धि करते हैं, नाम से स्पष्ट विसर्पी, सर्प की तरह, है ना। इनकी पर्वसंधियों से जड़ें निकलती है। विसर्पी तने किसमें पाए जाते हैं? दूबघास और शकरकंद विसर्पी तना के उदाहरण है। पुच्ची या कोडेक्स, तो पुच्ची तना, ये तने क्या होते हैं? शाखा रहित होते हैं। पुच्ची का उदाहरण है पाम, प से प मिल गया, पुच्ची का उदाहरण है पाम। शीर्ष पर पत्तियों का एक मुकुट होता है, मुकुट होता है ना, शाखा रहित होते हैं। देखे होंगे आपने पुच्ची वाले तने या कोडेक्स, ये बोलते हैं इनको पाम। उदाहरण ध्यान रखें। बहिर्वेदी, बहिर्वेदी तने देखो, बहिर्वेदी तने का उदाहरण है पाइनस। लिनाक्स, लिनाक्स का है बरगद और पीपल। कल्म, कल्म का उदाहरण है बांस, है ना। ऐसे ध्यान रखो उदाहरण। बहिर्वेदी मुख्य तने, मुख्य तने में असीमित वृद्धि होती है और शाखाएं नीचे की ओर क्रमशः, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः छोटी होती जाती है शाखाएं, जैसे कि पाइनस, तो बहिर्वेदी तने का उदाहरण है। लिनक्स, शीर्ष कलिका की अपेक्षाकृत पार्श्व कलिकाएं या कक्षस्थ कलिकाएं अधिक सक्रिय होती है, जिससे शाखाएं विभिन्न दिशाओं में वृद्धि करती है। तो देखो आप, जो शीर्ष कलिका है वो वृद्धि नहीं करती, पार्श्व कलिका जो साइड में नीचे वाली कक्षस्थ कलिकाएं होती है ना, वो अधिक सक्रिय रहती है, जिससे क्या होता है? शाखाएं विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। तो लिनक्स का उदाहरण है, लिनक्स तना किसमें पाया जाता है? बरगद में और पीपल में। कल्म, तना अशाखित होता है, देखो मतलब शाखाओं में बटा हुआ नहीं होता है और लंबा होता है, हो जाता है। पर्वसंधि गांठदार एवं ठोस हो जाता है, हो जाती है, हो जाता है। पर्व कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था तने होते हैं ना, उन तनों में पर्व संध्या पाई जाती है, ऐसे ऐसे, ये तना, और इसमें ये पर्व संध्या पाई जाएगी, तीन पर्व संध्या दिखा दी मैंने आपको। अब इनके बीच का जो स्थान है वो कहलाता है पर्व, ये बीच का स्थान है ना, ये कहलाएगा पर्व। पर्व लंबे होते हैं जैसे बांस, है ना। तो कलम किसका उदाहरण है? कलम का उदाहरण है बांस का। श्यान, अगला है श्यान। तो श्यान में देखो क्या होता है, इन पादपों, जो भूमि में लेटे रहेगा ना उसको श्यान बोलते हैं, जैसे कि बासेला। प्रतान आरोही तना किसमें पाया जाता है? तो प्रतान मतलब टेंड्रिल्स, प्रतान को इंग्लिश में बोलते हैं टेंड्रिल क्लाइंबर्स। तो यह विशेष प्रकार के सर्पिलाकार मुड़े हुए तंतुओं द्वारा आरोहण करते हैं, मतलब ऊपर चढ़ते हैं। आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ना। जो इनके तंतु है ना वो मुड़े हुए रहते हैं, सर्प की तरह, सर्पिलाकार होते हैं। प्रतान पत्ती के किसी भाग जैसे अनुपर्ण, जैसे अगर अनुपर्ण की सहायता से चढ़ते हैं तो उस स्माइल एक्स में मिलता है उसका आदरण अनुपर्ण, या पर्णवृंत की सहायता से चढ़े तो जैसे कि क्लेमेंटिस, क्लेमेंटिस में पर्णवृंत की सहायता से चढ़ते हैं ये, है ना। पर्णशीर्ष में किसकी सहायता से चढ़ते हैं? ग्लोरियोस, पर्णशीर्ष की सहायता से चढ़े तो ग्लोरियोसा है उसका उदाहरण। तो उदाहरण जरूर ध्यान रखें कि प्रतान आरोही तने का उदाहरण है। अनुपर्ण की सहायता से चढ़े तो स्माइलेक्स, पर्णवृंत की सहायता से चढ़े तो क्लेमेंटिस, पर्णशीर्ष की सहायता से चढ़े तो ग्लोरियोसा। आप तो ध्यान है ना, प्रतान आरोही तने का उदाहरण है स्माइलेक्स, सीधा सीधा। मूल आरोही, मूल आरोही क्या होते हैं? कुछ पादपों की पर्व संधियों से अपस्थानिक मूल निकलती है, जैसे कि पान, मूल आरोही तने का उदाहरण है। अंकुश आरोही, हुक क्लाइंबर, तो ये क्या होता है? देखो इनमें पर्णपत्रक जो लीफ ब्लेड है, अंकुश में मतलब कांटे में, हुक में रूपांतरित हो जाता है, ऐसे ऐसे करके हुक, हुक टाइप, तो ये लटक जाता है किसी से भी, जैसे कि गुलाब, अंकुश आरोही तने का उदाहरण है। वल्लरी तना, इसमें तना शाकी होता है, जैसे सेम, सेम क्या मतलब? वल्लरी, है ना, वल्लरी तने का उदाहरण है सेम। कटलताएं, लीनियस, तो इस तना मोटा और काष्ठीय कठोर हो जाता है ना। इस तने का, ये वाले तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जितने भी आपने 7, 8, 9, 10, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वल्लरी तना जरूर ध्यान देना, वरना तना का उदाहरण है सेब, और अंकुश आरोही को ध्यान रख लेना, इसका उदाहरण है गुलाब। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वायवीय तने, तने के रूपांतरण पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो बच्चों, ये है अपना तने के रूपांतरण। स्तंभ प्रतान, मतलब प्रतान का मतलब होता है टेंड्रिल, जो कक्षस्थ कलिका है ना,
वो ऐसे मुड़ जाएगी, घूमती हुई कुंडलित संरचना बना लेगी, है ना। उसको बोलते प्रतान या टेंडिल। टेंडिल कक्षस्थ कलिका, इसको स्तंभ प्रतान बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पत्र कलिका में कोई की कायिक कलिका होती है, पुष्पी कलिका होती है, वो भोजन पदार्थ को संग्रह कर लेती है और एक संरचना बनाती है जिसको बोलते हैं, एक मासल संरचना होती है, मोटी संरचना होती है जिसको पत्र कलिका बोलते हैं, पत्र कलिका या बलबिल, बलबिल भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, तीक्ष्ण वर्ध निकले रहते हैं ऐसे तने में, है ना, तीखे तीखे से, इनको तीक्ष्ण वर्ध बोलते हैं। और तीक्ष्ण वर्ध के बाद आप यहाँ पे आइए, ये हुक, तना हुक, हुक के समान संरचना हो जाएगी ऐसे, जैसे हुक बोलते हैं, प्रंकुश बोलते हैं, प्रंकुश या अंकुश भी बोलते हैं, अंकुश या प्रंकुश एक ही बात है। तने में क्या है, जो कलिका है ना, कक्षस्थ कलिका है, ये तना ऐसे बढ़ जाएगा, हुक के समान संरचना धारण कर लेगा और वहां पे तीखे तीखे बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं तीक्ष्ण वर्ध। तीखे, तीक्ष्ण मतलब तीखा। अब देखो स्तंभ कंटक क्या होता है, स्तंभ कंटक में जो ये शीर्षस्थ कलिका होती है, ये शीर्षस्थ कलिका या कक्षस्थ कलिका, शीर्षस्थ कलिका, ये कांटे कांटे समान संरचना में बदल जाती है। इसके ऊपर पुष्प होता है, कांटे समान संरचनाएं बदल जाती है, जिसको बोलते हैं स्तंभ कंटक। इसके बाद पर्णाभ स्तंभ, ये नागफनी में होता है, मरुस्थलीय में, मरुस्थल में। तो ये क्या तना कैसा होता है, चपटा हो जाता है, इसमें कांटेदार पत्तियां कांटों के रूप में होती है, चपटा हो जाता है तना, प्रकाश संश्लेषण करता है तना। ये नागफनी में, पर्णाभ स्तंभ नागफनी का उदाहरण है ना। पर्णाभ नागफनी पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण है। और पर्णाभ पर्व, इसमें क्या होगा, एक पर्व कैसा होगा, ये पर्व है, ये प्रकाश संश्लेषण करना लग जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करने लग जाएगा। ठीक है, पहला है आपका वायवीय तने, तने के रूपांतरण पढ़ेंगे। पहला आपका वायवीय तने, दूसरा आपका अर्धवायवीय तने, है ना, और तीसरा है आपका भूमिगत तने, जो मतलब भूमि में रहते हैं। ये तीन रूपांतरण है, एक तो जो वायु में रहते हैं पूरी तरह, और जो एक आधे वायु में रहते हैं, अर्धवायु जो आधे वायु में रहते हैं, है ना, आधे वायु में आधे जमीन पे रहते हैं। अब पूरी तरह वायु में रहेंगे तो उनको वायवीय तने बोल दिए। पहला है आपका वायवीय तने, इसमें देखो ये कितने प्रकार के होते हैं। एक तो स्तंभीय प्रतान, स्तंभीय प्रतान क्या होगा, जब शाखा बनाने वाली कलिका एक कुंडलित तंतु बना लेती है ना, तो उसको बोलते हैं स्तंभीय प्रतान। प्रतान मतलब टेंडिल, एंटीगोना में इसको उदाहरण जरूर ध्यान रखें। दूसरा है आपका स्तंभ कंटक, स्टेम थॉर्न्स, तो पर्ण के कक्ष या स्तंभ शीर्ष पर उपस्थित कलिका कठोर सीधी नुकीली संरचना बनाती है। क्या बनाती है, एक नुकीली संरचना बनाती है, सीधी होती है, कठोर होती है, जैसे कि करौंदा। करौंदे में क्या होता है, स्तंभ कंटक का उदाहरण है करौंदा। स्तंभ तीक्ष्णवर्ध एवं प्रंकुश, यह हुक समान संरचना होती है, जैसे कि गुलाब। हुक के ऐसा हुक होता है ना, लटक जाता है, यहाँ से लटक जाता है वो पूरा किसी भी चीज के। पर्णाभ स्तंभ वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पर्णाभ स्तंभ तना, यह तना मासल मोटा हरी पत्ती जैसा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे कि नागफनी। तो पर्णाभ स्तंभ तने का उदाहरण है इंपॉर्टेंट नागफनी। इसके अलावा स्तंभीय प्रतान भी ध्यान रखना आप, एंटीगोना में इसका उदाहरण है ना, ये शाखा शाखा बनाने वाली कलिका एक कुंडली तंतु बना लेती है। ये भी थोड़ा अंदर से पढ़ लेना, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही, पर्णाभ स्तंभ वाला तो। अब देखो ये पर्णाभ पर्व भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह पर्णाभ पर्व क्या होता है, ये जो पर्णाभ स्तंभ है ना, सेम टू सेम लाइन यहाँ भी आ जाएगी वो, लेकिन इस पर इसमें एक ही अंतर है, ये एक पर्व वाला होता है, एक पर्व वाला होता है ना। ये चपटा हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, सेम लाइन वो इसी में आ जाएगी। पर्णाभ पर्व का उदाहरण ये है सतावर, जबकि पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण है नागफनी। ध्यान रखना आप इसको, दोनों में अंतर ये है। छठा है आपका पत्र प्रकलिका, जो वायवीय तना है। पत्र प्रकलिका मतलब बलबिल, इसमें कायिक कलिका या पुष्प कलिका भोजन संग्रह कर फूल जाती है और पृथक होकर नया पौधा बनाती है, जैसे एलोवेरा। तो पत्र प्रकलिका का उदाहरण है, पत्र प्रकलिका इस तने का उदाहरण है एलोवेरा। इसका भी ध्यान रखना, भोजन संग्रह करके फूल जाती है। अब देखो ये अर्धवायवीय तने, ये परीक्षा में आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मान लो आप अगर क्वेश्चन यहाँ मतलब यहाँ से आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे ऊपरी भूस्तरीय तने का उदाहरण दूब घास,
भूस्तारी तने का स्ट्रॉबेरी किसमें पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी में। अंतःभूस्तारी तना किसमें मिलता है? पुदीना। अंतःभूस्तारी तना है पुदीना। भूस्तारी का जलकुंभी, है ना, तो ये इसके उदाहरण है। ऊपरी भूस्तारी तना किसमें पाया जाता है? जल दूब घास। निम्न में से ऊपरी भूस्तारी तना है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धवायवीय तने के रूपांतरण। देखो अगला है आपका भूमिगत तना। तो भूमिगत तना क्या होता है? जो अंदर भूमि के अंदर होते हैं, जैसे तने। अब बहुत सारे आलू है ना, आलू जैसे यहाँ पे कंद है, 4 प्रकार के होते हैं ये। पहली बात तो आप ये समझ लो, प्रकंद, सल्क कंद, कंद और घन कंद। तो देखो आप, भूमिगत तना ये तने के रूपांतरण है। तो यहाँ पे आलू है ना, ये तना होता है, ध्यान रखना। आलू, लहसुन, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब क्या होते हैं? तने होते हैं, है ना। अरबी, अरबी भी तना का उदाहरण है। तो आलू ध्यान रखना तना है, भूमिगत तना है, भूमि के अंदर मिलता है। प्रकंद, प्रकंद के उदाहरण है अदरक और हल्दी, ये दोनों भूमिगत तने होते हैं, प्रकंद के नाम से प्रकंद होते हैं और ये, है ना। सल्क कंद के कौन से तने होते हैं? प्याज और लहसुन सल्क कंद के उदाहरण है। कंद के उदाहरण क्या है? आलू है, ट्यूबर, है ना, आलू कंद। घन कंद के उदाहरण क्या है? केसर और अरबी, घन कंद के उदाहरण है। अब देखो एक नोट है यहाँ पे, पत्ता गोभी सबसे बड़ी कलिका का उदाहरण है। सबसे बड़ी कलिका इसकी होती है पत्ता गोभी, सबसे बड़ी कलिका होती है। अगले ये अगला भाग है पत्ती, पौधे का पत्ती। ये पत्ती या पर्ण या पत्ती, लीफ। तीसरा भाग है ये पौधे का। तो जड़ और तना पढ़ने पर हमने पढ़ लिया है। पढ़ते हैं पत्ती को। पत्ती पौधे के वायवीय भागों जैसे तने की शाखाओं, अक्षीय कलिकाओं आदि से विकसित होती है। तो तने की शाखाओं से विकसित हो जाती है, अक्षीय कलिकाओं से विकसित हो जाती है। 2 कलिका होती है, एक तो शीर्ष पर होती है कलिका, एक अक्ष पे होती है कलिका, है ना। तो ये अक्ष वाली कलिका है और ये शीर्ष वाली कलिका है। वो शीर्ष वाली तो अक्ष वाली कलिकाओं से विकसित होती है। पत्तियां सामान्यतः हरे रंग की होती है। पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, हर क्लोरोफिल, जिसके कारण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? भोजन बनाती है ना, प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, हरित लवक, और इसमें मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, Mg। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों में कौन सा वर्णक, ये क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, हरित लवक उपस्थित होता है, तो इसमें कौन सा तत्व मिलता है? तो मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम तत्व इसमें उपस्थित होता है। पत्ती की संरचना देखो, पर्ण की संरचना है, पत्ती की संरचना। तो देखो बच्चों, ये है पत्ती की संरचना, पर्ण की संरचना, लीफ की संरचना। तो देखो आप, इसमें 3 भाग होते हैं इसके। ये जहां से ये पर्व संधि से जुड़ी रहती है, तना है, और ये पत्ती है। तो ये तना है ना, इस तने की पर्व संधि से जुड़ी रहती है पत्ती, ये जो पर्ण है, लीफ है, इससे जुड़ी रहती है। इसको बोलते हैं पर्णाधार। पर्ण को आधार प्रदान करती है ना, बेस, लीफ का बेस, पत्ती का ये आधार होता है, तो पर्णाधार, पर्ण। और इसमें ये तो हो गया लीफ बेस। अब ये जो वृंतनुमा संरचना है, ये डंठल होता है ना, डंठल, इसको बोलते हैं पर्णवृंत, पेटियोल। और ये जो चौड़ा भाग, आगे का जो चौड़ा भाग है, फैला हुआ भाग हरे रंग का, ये कहलाता है पर्णफलक, लेमिना, लीफ लेमिना। इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं? एक मुख्य शिरा पाई जाती है पर्णफलक में। पर्णफलक में एक मुख्य शिरा पाई जाती है, मध्य शिरा बोलते हैं जिसको। और इसके बाद में जो शिराएं निकलती है इस मध्य शिरा से, इसको बोलते हैं पार्श्व शिरा। मध्य शिरा से जो शिराएं निकलती है छोटी छोटी, उनको बोलते हैं पार्श्व शिरा। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक कक्षस्थ कलिका होती है, इसको बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। ये जो हरे रंग की पर्ण के आधार पर छोटे हरे रंग की संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं अनुपर्ण या स्टिपुल, है ना। ये पर्णफलक की किनारों को बोलते हैं फलक कोर, और इसमें एक जाल फेरा रहता है शिराओं का, उसे बोलते हैं शिरा जाल। इसको पर्ण शिखाग्र बोलते हैं, पर्ण शिखाग्र। पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है ना, पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है, पर्ण का जो शीर्ष भाग होता है, उसको बोलते हैं पर्ण शिखाग्र, और पर्ण के किनारों को फलक कोर बोलते हैं। तो ये है इसकी, इससे जुड़ा रहता है ये पर्णवृंत से, ये फलक कोर पूरा ये पर्णवृंत की सहायता से पर्णाधार से जुड़ा रहता है, और पर्णाधार इसको आधार प्रदान करता है पत्ती को। तो 3 भाग होते हैं इसके, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक।
ये 3, ठीक है। पर्ण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। तो पहला भाग है इसका पर्णाधार। पर्ण का वह भाग जिसके द्वारा पर्ण तने से या स्तंभ से जुड़ी रहती है। मतलब कौन से भाग द्वारा जुड़ी रहती है तने पर? ये जो पर्ण है, जो पत्ती है, वो तने पर कौन से भाग द्वारा जुड़ी रहती है? पर्णाधार द्वारा। पर्ण आधार, लीफ बेस। इसके पार्श्व में पर्णिल प्रवर्ध अनुपर्ण पाए जाते हैं। ये अनुपर्ण इसके पार्श्व में पाए जाते हैं, पत्ती के पार्श्व, पर्णाधार के पार्श्व में। दूसरा भाग है पत्ती का पर्णवृंत, पेटियोल। पर्णवृंत, वृंत मतलब वृंत, डंठल। जो पर्ण का जो डंठल होता है ना, उसको पर्णवृंत बोलते हैं। पर्णफलक, लीफ ब्लेड या लेमिना। तो देखो आप, पर्णवृंत के अग्रभाग पर चपटा फैला हुआ भाग पर्णफलक। जो आगे का चपटा फैला हुआ भाग होता है ना, वो पर्णफलक कहलाता है। इसमें मध्य सिरा उपस्थित होती है। मध्य सिरा से अनेक सिराएं निकलती है। तो जो आगे वाला भाग होता है ना, वो पर्णफलक कहलाता है। पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक, ये 3 भाग होते हैं पत्ती के। पर्ण की स्थिति मतलब पत्ती की स्थिति, लीफ की स्थिति। देखो, स्तंभिक, शाखीय और मूलज। तो स्तंभिक क्या होती है? स्तंभ मतलब तना। स्तंभ मतलब होता है तना। पत्तियां मुख्य तने पर लगती है, जैसे पॉपी मतलब फ्लावर, वो अफीम, पेपर, पॉपी बोल देना आप तो। शाखीय, जो शाखाओं पे लगती है, पत्तियां शाखाओं पे लगती है, इसलिए शाखीय। जैसे कि गुड़ल, गुड़ल में ऐसा होता है, गुड़ल वाले पौधे में ऐसे होता है। तो मूलज, पत्तियां मूलज मतलब मूल, मूल से, इसमें शाखाओं से, इसमें स्तंभ से। तो मूलज, मूलज का मतलब देखो आप, मूल से लगी, भूमिगत भागों में लगती है पत्तियां, भूमिगत भागों में, जैसे मूली, गाजर, ये इसकी उदाहरण है ना। इनमें क्या होती है? मूली और गाजर में पत्तियां भूमिगत, मूलज पत्तियां पाई जाती है इनमें। अब देखो, सहपत्र, सहपत्र क्या होता है? यह अल्प विकसित पत्ती होती है। यह भी पत्ती होती है, पर अल्प विकसित होती है। इनके कक्ष में क्या उपस्थित होते हैं? पुष्प। इनके कक्ष से पुष्प निकलते हैं। पर्ण विन्यास, तने पर पर्ण की व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। अनुपर्ण, ये पर्णाधार की पार्श्व अतिवृद्धियां होती है। पर्णाधार की पार्श्व अतिवृद्धियां, अतिवृद्धियां निकलती रहती है पर्णाधार के पार्श्व से। पर्णवृंत के रूपांतरण, देखो पर्णवृंत का मेन ही रूपांतरण है, इंपॉर्टेंट है। पर्णवृंत पत्ती जैसा हो जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इसमें क्या होता है? पर्णवृंत कैसा हो जाता है? पत्ती जैसा हो जाता है। सिरा विन्यास, देखो सिरा विन्यास, पत्तियों में 2 तरह के सिरा विन्यास पाए जाते हैं, एक तो जालिकावत और एक समांतर सिरा विन्यास, है ना। तो देखो आप, जालिकावत सिरा विन्यास किस में पाया जाता है? डायरेक्ट आता है परीक्षा में द्विबीजपत्री पादपों में। एक बीजपत्री पादपों में समांतर सिरा विन्यास, द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत सिरा विन्यास। बस सीधी याद कर लेना आप तो। देखो पर्णवंत या पत्ती जैसा हो जाएगा ना, तो ये हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, सीधी सी बात है पर्णवंत। तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है आप इसके उदाहरण। पर्ण के रूपांतरण, पर्ण के रूपांतरण कौन कौन से? पर्ण प्रतान, देखो संपूर्ण पत्ती किसमें? प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, जैसे जंगली मटर। पर्णक प्रतान, संयुक्त पर्ण के शीर्ष प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। जो शीर्ष होते हैं ना, पर्ण के शीर्ष, वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? प्रतान में। यहाँ भी प्रतान में, जो संपूर्ण पत्ती हो जाएगी, और ये संयुक्त पर्ण, जो संयुक्त पर्ण होती है उसके, जैसे कि मटर। घट, घट देखो ये इंपॉर्टेंट है, घट क्या होता है, और ये ब्लेडर, दोनों इंपॉर्टेंट, खास रूप से दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्लेडर वाला, कीटहारी पादप वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। घट क्या होता है? पर्णफलक क्या है? घट में रूपांतरित हो जाता है। जो पत्ती का चौड़ा फैला हुआ भाग घट में गड़े की तरह बन जाएगा, और पर्ण जो शिखाग्र, पर्ण का जो शीर्ष भाग है, उसके ढक्कन, उसके ढक्कन में रूपांतरित हो जाता है वो, है ना। जो पर्ण का जो शीर्ष भाग है, वो किसमें? ढक्कन में रूपांतरित हो जाएगा, है ना। तो घड़ा और ढक्कन, घट मतलब घड़ा, घड़ा और ढक्कन बन जाएगा। पर्णवृंत प्रतानी हो जाता है, और पर्णाधार कैसा होता है? चपटा पत्ती जैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। पर्णाधार कैसा होता है? चपटा पत्ती जैसा। पर्णवृंत प्रतानी हो जाता है ना। जैसे कि घट पादप या निपेंथिज, है ना, घट पादप या निपेंथिज। तो घट पादप कौन सा है? निपेंथिज को कहते हैं। ब्लेडर, अगला है आपका पर्ण का रूपांतरण। ब्लेडर मतलब कीटारी पादप, कीटों को खाते हैं ऐसे पादप। इसमें क्या होता है? देखो संपूर्ण पत्ती ना,
कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती है। पत्ती कीटों को रूपांतरित हो जाती है पकड़ने के लिए, कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती है, जैसे ब्लेडरवर्ट या यूट्रिकुलेरिया, ये राजस्थान में पाया जाता है। यूट्रिकुलेरिया, कीटारी पादप है, ये राजस्थान में पाया जाता है। तो कीटारी पादप का उदाहरण है ब्लेडरवर्ट या यूट्रिकुलेरिया। अब देखो कुछ पर्ण से संबंधित नोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये पत्ती से संबंधित होते हैं। सबसे लंबी पर्ण किसमें पाई जाती है? राफिया विनिफेरा, पौधे का नाम है राफिया विनिफेरा में। सबसे लंबी, सबसे चौड़ी किसकी होगी? लंबी इसकी और चौड़ी इसकी, तो विक्टोरिया अमेजोनिका, विक्टोरिया अमेजोनिका की होती है। मोनोफाइल या ऐसा पादप है जिसमें एक ही पर्ण होती है। पुष्प अक्ष पर पुष्प के विन्यास को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। ये पूछा जा चुका है, पुष्पक्रम, पुष्प अक्ष पर पुष्पों के विन्यास को पुष्पक्रम कहते हैं।